ओके जी। हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है शाहजहां। शाहजहां की बुलंदो बाला बिल्डिंग और क्या क्या चीजें हैं उसकी। हम इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास जनाब शाहजहां के बारे में डिटेल्स क्या है। शाहजहां कुछ चीजों के बारे में कहा जाता है कि नाम ही काफी है, वैसे ही शाहजहां इसे जब भी हम द प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहते हैं तो शायद वो बेजा नहीं है, शायद वो गलत नहीं है। देखिए, जब मैंने शाहजहां की बात की तो एक लंबी फहरिस्त है हमारे पास, जो जो कुछ इसने बनाया हुआ है। क्या आपके पास जो है मुख्तित दिल्ली के अंदर जो है वो ताजमहल, आगरा के अंदर ताजमहल, इसके बाद जो मसाजिद हैं और बाकी जो है वो हमारे पास जो है इसकी बिल्डिंग जो है वो आ जाती हैं। तो सारी की सारी बिल्डिंग्स को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि शाहजहां जो है वो एक आर्किटेक्चर यानी मोहब्बत करता था फन तामीर से। तो ये कुछ उसकी बनाए हुए चीजें हैं, ये कुछ उसकी बनाई हुई चीजें वो बिल्डिंग्स हैं जिसने बनवाई थी। शाहजहां शाहजहां एक नाम ही नहीं था, एक ब्रांड का नाम था, एक ऐसा नाम था जिसने दूसरे लोगों को भी सिखाया, बताया कि तमीरात जो है वो अगर करनी है तो कुछ इस तरह से करो। तो शाहजहां ने क्या क्या कुछ बनवाया, किस किस तरह से लेके चले, हम ये सारी की सारी कहानी जो है वो आज की क्लास में समझने की कोशिश। मजीद हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि शाहजहां ने ये जो सब कुछ बनाया, उसके बाद शाहजहां किस तरह से खत्म हो जाता है, शाहजहां का बेटा जो है वो किस तरह से आगे आता है, शाहजहां किस तरह से जो है वो प्रोसीड फर्दर करता है। तो इन तमाम चीजों को जो है वो आज की हम डिस्कशन में समझने की कोशिश करें। खुशामदीद मुसफिरा। मुस्फिरा मुस्फिरा आपका पेपर था अभी 4:40 को खत्म हुआ। आई एम श्योर कि आपका पेपर ठीक हो गया होगा। वैसे तो अभी तक किसी का ठीक नहीं हुआ, बट हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आपका अच्छा हो गया होगा ऐसे ये का पेपर। हम वेलकम टू सेशन। तो जी, ये हमारे पास शाहजहां की बनाई हुई बिल्डिंग इमारतें हैं। तो कुछ पुराने बाजार हैं, कुछ बाकी चीजें हैं। तो शाहजहां को थोड़ा डिटेल से देखने की कोशिश करते हैं कि जनाब शाहजहां जो है वो क्या क्या कुछ बनाता था। जब हम शाहजहां की बात करते हैं, शाहजहां को कहा जाता है प्रिंस ऑफ बिल्डर। शाहजहां को कहा जाता है, हाँ, जी ऐसा ही है, ऐसे ही, ऐसे ही है। ये नईम साहब भी कुछ ऐसे ही बता रहे थे। तो इसीलिए नईम साहब ने दूसरे बच्चों के हालात देखते हुए सोचा कि कुछ दूसरों के एक्सपीरियंस का तजर्बा हासिल किया जाए। शाहजहां जो है, इसके बारे में एक बात जो है वो मशहूर है, और वो ये है कि इमारतों के अलावा ये बीवियों से भी बड़ी मोहब्बत करता है। तो जी, वजह शोहरत जो भी थी, नोबल एडिफिसेस यानी बुलंदो बाला इमारतें दिल्ली के अंदर बनवाई, आगरा के अंदर भी बनवाई। इस दौर में मुगलिया फन तमीर ने अपने अरूज को देखा, शोहरत की बुलंदियों तक चला गया था शाहजहां। कुछ ऐसा ही था, ना सिर्फ इंडिया बल्कि बाकी जो इलाके, जो कंट्रीज, जो एडजेसेंट कंट्रीज थी, वो सारे के सारे भी इसमें शामिल हो। इसका जो काम है, इसका जो आर्किटेक्चर हैं, जो मास्टर की, कहा जाता है कि जो लोग थे वो सारे के सारे इमारतें बनाया करते थे, लेकिन ये यूं समझ लीजिए कि हुस्न के मुजस्मे बना दिया करता था। क्या इतना ही जबरदस्त तरीके से काम करता था शाहजहां। तो सबसे पहले हमारे पास आती है मोती मस्जिद आर्ट पढ़ना। जरा नाम पे गौर कीजिएगा, मोती मस्जिद। क्या वजह है कि इसको मोती मस्जिद क्यों कहा जाए। मोती मस्जिद जो है, शाहजहां तमीर करवाता है और इसके बारे में डिटेल्स को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जी, मोती मस्जिद के बारे में तफसीलात को पढ़ते हैं और फिर इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जी प्लीज।
The small but beautiful Moti Masjid is in the precincts of Agra Fort. This mosque, entirely clad in white marble, has calligraphy in black marble and perhaps served as an experiment in completely decking or building in this material before the Taj Mahal. It was erected at a cost of 3 lakhs of rupees and is of marble stone as well as pearl. It is admired for its grace and elegance and described as the purest and loveliest mosque in the world. According to R. Nath, it suggests the struggle of the soul to soar above worldly entanglements. मोती मस्जिद एक ऐसी मस्जिद जो कहने को तो छोटे से मोती की तरह की थी, लेकिन कहते हैं कि वो प्रीसेंट थे। प्रीसेंट कहते हैं किसी चीज के मरकज में वाक़या होना, किसी चीज का दिल होना, किसी चीज के जो है वो सेंटर में जो है वो वाक़या होना। वेलकम वीवो V2111, मेरा ख्याल है आमिरा साहबा है। तो ये मस्जिद जो है ये प्रिंसेप थे आगरा फोर्ट के अंदर। ये सारी की सारी मस्जिद जो है वो व्हाइट मार्बल के, इसके ऊपर कैलीग्राफी थी, यानी मस्जिद के ऊपर मुजम्मिल साहब आयात और बाकी चीजें जो है वो लिखी गई थी। ठीक है, कैलीग्राफी इन ब्लैक मार्बल एंड परहैप्स सो देयर इज एन एक्सपेरिमेंट। ये क्या आ गया? अच्छा, इनकम्प्लीटली डेकिंग अ बिल्डिंग इन दिस मटेरियल बिफोर द ताज, कि शायद ताजमहल में पैसा लगाने से पहले उन्होंने मस्जिद को बनाना जरूरी समझा, कि मस्जिद पे लगाते हैं और इसके ऊपर कैलीग्राफी और बाकी काम करते थे। उस जमाने में 3 लाख रुपया बादशाह सलामत ने लगा दिया, और इसके अंदर जो मार्बल लगाए गए हैं कहा जाता है कि एक पर्ल की तरह, एक पर्ल की तरह। तो जी, इसकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए आर नॉर्थ जो एक बहुत जबरदस्त हिस्टोरियन है वो कहते हैं तो जनाब, अगर दुनियावी चीजों के अंदर किसी चीज में ऐसी चीज जिसमें जान डाल दी गई हो, जिस चीज ने आसमान की बुलंदियों तक जो है आर्किटेक्चर को हिला के रख दिया हो, वो शायद मोती मस्जिद। मोती मस्जिद की ही कुछ पिक्चर्स हम भी देखने की कोशिश करते हैं, और मजीद जो है वो देखते हैं कि शाहजहां ने मोती मस्जिद को जब बनाया तो हमारे पास और कौन कौन सी वाली डिटेल्स आती हैं। तो जी, हम मोती मस्जिद को देखने की कोशिश करते हैं। मुझे कुछ सेकंड दीजिएगा ताकि हम देख सकें कि मोती मस्जिद जो है वो दर हकीकत ऐसा क्या था जो मोती मस्जिद के बारे में ये तमाम चीजें हमारे पास जो है वो आती। चलिए गूगल को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करते हैं मोती मॉस्क बाय शाहजहां। ओके जी, अब हमारे पास जो है वो ये मोती मार्ग की जो है वो कुछ तस्वीरें यहाँ पे देखिए, जरा गौर से देखने की कोशिश कीजिए। वही मार्बल, वही हमारे पास मुख्तलिफ चीजें देख रहे हैं, इस तरह से शाहजहां ने जो है वो इसके ऊपर काम करवाया। तो ये मोती मार्ग की मुख्तलिफ तस्वीरें हैं जो हमारे पास, इसके कॉरिडोर देखिए, अंदर से देखिए, ये शाहजहां ने तमीर करवाया। इसके ऊपर उस दौर में उसने 3 लाख रुपया खर्च कर दिया। ये हमारे पास मोती मस्जिद के कुछ मनाजिर हैं, और ये देखिए किस कदर खूबसूरती से मोती मस्जिद जो है वो बनी। अब की दफा मोती मस्जिद जो है वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन कुछ और बिल्डिंग जो है वो हमें समझना जरूरी है, अभी उनके बारे में भी हम देखने की कोशिश करते हैं। मोती मस्जिद के बाद शाहजहां ने दीवाने आम भी बनवाया था। दीवाने आम, अब दीवाने आम क्या है जरा ये भी देख लीजिए। ये दीवाने आम, जिसे रेड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, दीवाने आम है। और इसके साथ अगर दीवाने आम आपने देख लिया है, अब दीवाने खास की भी कुछ तस्वीर जो है वो देख लीजिए। अब दीवाने खास, तो जरा देखने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से शहनशाह ने पूरे का पूरा अब खूबसूरती के ऊपर जोर दिया। हमें ये कितना परफेक्ट इमेज जो है वो लगता है कि शाहजहां कितनी खूबसूरती से इन तमाम चीजों को बनवाता है। तो ये हमारे पास जो है वो दीवान की कुछ पिक्चर्स हैं, ये दीवाने खास की पिक्चर्स, दीवाने आम, दीवाने खास। तो ये चीजें भी उसने इसके साथ बनवाई हैं, जो कि हमारे पास जो है वो अगला टॉपिक है। इसके बाद उसने मूसा मुसम्मम जो है वो एक बुर्ज भी बनवाया था। चलिए, ये पिक्चर्स आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि उसके बाद आपके लिए समझना पढ़ना आसान हो। ये हमारे पास है जी मुसम्मम बुर्ज।
ये मुसम्मम बुर्ज है, और यहाँ से जो है ये आगरा के अंदर है। ताजमहल जो है वो हमें बड़ा वाज़ह नजर आता है। तो नजर आ रही है ना ये सारी की सारी चीजें जो है वो, सारी की सारी चीजें नजर आती हैं। दीवाने आम को अभी हम बताता हूँ तफसील से, तो देख लो ना। अभी तो मैं ये चाह रहा हूँ ये देखें। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो मुसम्मम बुर्ज है। ठीक है, मुसम्मम बुर्ज जो है वो, मुसम्मम बुर्ज की कुछ तस्वीर है। हमें ये चाह रहा था कि ये आप लोग देख लेते, और उसके बाद ही हम लोग जो है वो आगे चलते। ये मुसम्मम बुर्ज है, और इसके बाद अब हमने 3 तरह की तस्वीरें देखी हैं, तो चलिए अब हम अपनी किताब पे वापस चलते हैं। अब अगला जो हमारे पास जो है वो फन तामीर है, वो है ये आगरा फोर्ट में इसने दीवाने आम बनाया, वही जो आपने देखा। दीवाने खास वही हीरे मोतियों वाला। और इसके बाद दौलत खाना खास, शीश महल, और मुसम्मम बर्ड जो है वो समेत करवाना। इसी तरह से ये सारी की सारी चीजें वो थी जो कि बहुत ग्रेसफुल बिल्डिंग थे, बड़ी शानदार किस्म की बिल्डिंग। मुसम्मम बर्ड एक ऐसा ब्यूटीफुल बर्ड था जो अभी आपने देखा, जो कि रिवर की तरफ था। किस दरिया की तरफ? दरियाए जमुना की तरफ इसको बनाया गया, आगरा फोर्ट। तो यहाँ से मैंने बताया था कि ताजमहल को आसानी से देखा जा सकता है, ताजमहल आसानी से नजर आता है। तो मुसलमान बर्ड कहा जाता है कि ये हमारे पास इसी तरह से एक चमकता है, दमकता है, जिस तरह से कि आसानी से, इतनी आसानी से ताजमहल को देखना शायद उस दौर में मुमकिन नहीं था, जितना कि इसकी तमीर के बाद जो है वो होगा। तो इसकी तमीज के बाद हमारे पास चीजें जो है वो आसान होना शुरू हो जाती हैं, और ऐसी वैसी आसान होती हैं। विस्टर्स का सिलसिला जो है वो बढ़ जाता है, विस्टर्स का सिलसिला जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब यही हमारे पास अब विस्टर्स जो है वो अभी तक जो है वो इसको देखते हैं। तो हमारे पास कहते हैं लाइक अ फेरी बॉवर ओवर द ग्रीन रैम्पर्ट। ये ग्रीन रैम्पर्ट का मतलब होता है एक प्रोटेक्शन जो है वो करने वाला बैरियर जो, ठीक है, एक ऐसी बिल्डिंग जो बनाई जाती है ताकि वो प्रोटेक्शन कर सके, रैम्पर्ट्स, उसको प्रोटेक्टिव बैरियर जो है वो होती है। तो जी शाहजहां ने, ये वही जगह है हमारे पास मुसम्मम बुर्ज जो है वो, जहाँ पे शाहजहां को बंद भी किया गया था। तो इसलिए इतनी मजबूत बिल्डिंग नहीं बनवानी चाहिए कि बंदा बाद में जो है वो खुद ही उसके अंदर काबू आ जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी आपको? क्या यहाँ तक क्लियर है, ताकि हम आगे चलें? अगर यहाँ तक क्लियर है तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाता है जनाब शाह जहानाबाद बाय शाहजहां। चलिए इसको देखने की कोशिश करते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं शाहजहानाबाद जो है, शाहजहानाबाद बेसिकली एक बिल्डिंग का नाम था। साल 1638, साल हमारे पास कौन सा आता है? 1638 के अंदर शाहजहां इस पे काम करना शुरू कर देता। रेड फोर्ट इसमें शामिल था। ठीक है, हमारे पास जो है रेड फोर्ट शामिल है इसके अंदर। इसके अंदर हमारे पास लाल किला शामिल है। शाहजहानाबाद जो है उसको इसने आगरा में नहीं बनवाया। ठीक है, शाहजहां ने इसको कहाँ पे बनवाया? इसने दिल्ली में बनवाया। दिल्ली में क्यों बनवाता है? शाहजहानाबाद जहाँ पे आके वो आबाद होता है, वहीं पे ये सारी की सारी बिल्डिंग जो है वो बनवाने की कोशिश करता है। क्यों बनवाने की कोशिश करता है? क्योंकि उसको पता है कि जनाब मैं यहाँ पे रहूंगा, और दूसरे नंबर पे ऐसा ना हो कि मुझ पे जो है वो बाहर से कुछ ताकतें अटैक करें, हमला करें। तो जी शाहजहानाबाद, इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? इसमें हमारे पास रेड फोर्ट आ जाता है, और हमारे पास क्या आ जाता है इसमें? इसमें हमारे पास जो है वो जनाब लाल किला आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी की सारी चीजें जो है वो शाहजहानाबाद में आती हैं। तो जी आई एम श्योर के, हाँ सब कुछ अच्छा इंडिया के बाद चला गया। आपके पास इमरान खान जो है एक लीडर, मियां नवाज शरीफ जैसे अजीम लीडर आपके पास है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक मियां खान मौजूद है, जिंदगी जो है वो अच्छी चलती रहेगी। ये भी शाहजहानाबाद है। शाहजहानाबाद
बाद जो है वो हम मजीद जो है वो भी चीजों को देख। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है एक और चीज। ये आप जो है ना वो बस दिल्ली जो है कि नाराज हो जाएंगे और पैटर्न आ जाएंगे लेके जाने के लिए। तो अब आगे हमारे पास आ जाता है कि दिल्ली फोर्ट। एक जरा झलक दिल्ली फोर्ट की भी। दिल्ली दिल्ली फोर्ट का है ये हमारे पास दुनिया फोर्ट में बताया गया है। ये नहीं था दुनिया फोर्ट में रखा हुआ। ये है जी दिल्ली फोर्ट। आती रही है, नजर आती रही है, लेकिन ये जो पिक्चर्स मैं भी आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, ये वाली पिक्चर जो है वो जिनके ऊपर इंडिया का झंडा है और कुछ, अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें पिक्चर को, मैं जूम इन करता हूँ, जरा चेक कीजिए लेवल उसकी क्रिएटिविटी का। जरा गौर से देखने की कोशिश करते हैं दरो दीवार को। ये आज के जो है वो शायद बादशाहों के बस का रोग नहीं है इस तरह की बिल्डिंग बनाना जैसे शाहजहां ने बनवाई। जरा दिल्ली फोर्ट को अंदर से भी देख लीजिएगा हमारे पास जो है वो। तो ये दिल्ली फोर्ट है जो आपको नजर आ रहा है। दिल्ली फोर्ट जो है ये जमुना के, दरियाए जमुना के बिल्कुल करीब है। ठीक है, जमुना के इसके अंदर बहुत सी बिल्डिंग्स हैं। इसके अंदर रंग महल भी है, इसके अंदर मोती महल भी है, इसके अंदर हीरा महल भी है, दीवाने आम भी है, दीवाने खास भी है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो इसको कोशिश की कि यहाँ पे जनाब गार्डन और बाकी सारी की सारी चीजों की भी मौजूदगी होनी चाहिए। तो मुख्तलिफ तरह से खूबसूरत बिल्डिंग जो है वो बनाता रहा और कोशिश करता रहा कि मैं हर तरह की खूबसूरती जो है वो इसमें दे सकूं। ये कहा जाता है कि एक बेहतरीन बनाया गया फोर्ट था, एक बेहतरीन बनाया गया फोर्ट था। दिल्ली फोर्ट के बारे में मुख्तलिफ क्रिटिक्स, मुख्तलिफ लोग क्या कहते हैं, इसको समझने के लिए चलिए आइए हम अपनी किताब पे चलते हैं। ये देखिए जी, मानूर जरा दिल्ली फोर्ट पढ़िएगा प्लीज यहाँ से। Delhi Fort. The Red Fort of Delhi stands near the banks of the Jamna. It contains various beautiful buildings such as Rang Mahal, the Moti Mahal, the Hira Mahal, Diwane Am, and Diwane Khas. Each of the palaces was fronted by a garden with flower beds, water courses, and ornamental fountains. In the words of Dr. I. Prasad, the buildings inside the Delhi Fort were sumptuously decorated and became the envy of the art galleries of China. Critics have opined that lovely structures of the palaces and their extraordinary rich and artistic decoration justify the inscription engraved on one of the wall. It was in Shah Jahanabad that his daughter Roshana built the masterpiece marketplace called the Chandni Chowk. If there can be an add-on of bliss on earth, it is this, none but this. दिल्ली फोर्ट अभी आपने देखा, दरियाए जमुना के करीब है। क्या खूबसूरत बिल्डिंग्स उसके आज, रंग महल, मोती महल, हीरा महल, दीवाने आम, दीवाने खास जो आपने देखा। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि दिल्ली बिल्डिंग के अंदर ये जो बिल्डिंग है अंदर से इतनी खूबसूरत है, कंप्यूटर्सली शानदार डेकोरेटेड, इतनी शानदार डेकोरेटेड है कि जनाब ऐसा लगता है कि जो चीनियों के पास बड़ी पुरानी आर्ट गैलरीज हैं वो भी इसके सामने मांद पड़ जाती है। चीनी भी इसको देख के जो है वो हसद करते हैं कि जनाब क्या जबरदस्त किस्म के लोग। और तो और कहा जाता है कि क्रिटिक्स जो है वो ये समझते थे कि ये बहुत रिच बिल्डिंग है, बादशाह ने बड़ा पैसा लगा दिया इनके ऊपर जो है वो। और इनके रोशन आरा, बादशाह की बेटी थी रोशन आरा सर, ठीक है, रोशन आरा ने जो है वो एक मार्केट प्लेस बनाई थी, ठीक है, चांदनी चौक के नाम। ठीक है, अगर जो है वो कहते हैं कि जमीन के ऊपर कोई जन्नत जैसी खुशी थी तो वो शायद चांदनी चौक के अंदर। तो हम जो ये एक झलक चांदनी चौक को भी देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है उसके अंदर के, उसके बारे में जो है वो ये पर्टिकुलर जो है वो कमेंट्स आते हैं। चलिए दोबारा से चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। चलिए जी, ये हमारे पास चांदनी चौक जो है वो आ जाता है। ये चांदनी चौक की जो है वो हमारे पास बिल्डिंग आ जाती है। तो हमें पता चलता है कि वाकई
जो है वो रोशन आरा, जो कि बादशाह की बेटी है, उन्होंने शाहजहानाबाद में जो है वो बड़ी जबरदस्त मार्केट प्लेस। खातन अमूमन जो है वो शॉपिंग की शौकीन होते हैं, तो इसलिए बादशाह की बेटी जो है वो उसने अपने लिए शॉपिंग के लिए एक पूरी की पूरी मार्केट बनवा दी। ये हमारे पास जो है कुछ झलके हैं चांदनी चौक। तो चांदनी चौक कुछ ऐसा है जो हमें आजकल दिखाई देता है। आई एम श्योर कि दिन के मनाजर भी जो है वो कुछ बुरे नहीं होंगे। अगर आप इसे दिन के अंदर देखना चाहें तो उसकी पिक्चर भी हमारे सामने है, और वो कुछ ऐसी है। ये हमारे पास चांदनी चौक की बिल्डिंग है जो कि बनाई। अगर ये हमारे पास जो है, हाँ जी, अगर ये हमारे पास होता तो हमने इन मस्जिद के ये जो मस्जिद के इसकी जगह मीनार रखने थे, और तो और हमने जो है वो यहाँ पे दो चार नशेइयों की भी ड्यूटी लगा देनी थी, तो वो भी यहाँ पे बैठते हैं। ये जहाँ नारा है, कहा जाता है कि दुनिया पे अगर कोई खुशी मिलती किसी चीज को तो वो यहाँ पे थी। और ये उस दौर की बातें हैं, जब दुनिया में ऐसी चीजें बहुत कम थी। इमेजिन कीजिए ये बात, 1628 में शाहजहां बैठता है और ये बिल्डिंग सारी की सारी 1638 में बनती है। शायद आज आपके लिए सेंटोरस, गीगा माल, हमारे पास जो है मेट्रो, और लाहौर के अंदर जो मुख्य मार्ग हैं वो बहुत अच्छे से हमें लगते हैं, लेकिन अ, ये उस दौर के अंदर जो है वो इन तमाम माल से भर के था। तो ये हमारे पास है। इसके बाद शाहजहां ने एक और चीज बनाता है, और वो हमारे पास जामिया मस्जिद के नाम पर जानते हैं। मस्जिद को भी थोड़ा शोर, जामिया मस्जिद को देख रहे होंगे तो मैं कुछ जो है वो उसकी डिटेल्स आपको बता दूंगा। जामिया मस्जिद, कहने को ये मस्जिद बादशाही मस्जिद की तरह ही लगती है, बादशाही मस्जिद की तरह ही दिखाई देती है, लेकिन कुछ खास है जामिया मस्जिद के अंदर। अब जामिया मस्जिद के अंदर ऐसा क्या खास है, डिटेल्स आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, शाहजहां ने जिस जगह आजकल न्यू दिल्ली या दिल्ली कहलाता है उस जगह शाहजहां आबाद कहलाया करता है। कहते हैं कि ये मस्जिद जो है वो जब तैयार की जाती है, पहली मस्जिद ऐसी होती है जो कि ग्रैंड स्केल पर तैयार की जाती है, बड़े पैमाने पर तैयार की जाती है। और तो और इसके अलावा जब बाद में वॉइस राय आता है, तो वॉइस राय ये हुक्म देता है कि इस मस्जिद के मीनारों से ऊपर मेरा जो है वो घर की बिल्डिंग होनी चाहिए। मीनारों से ऊपर यानी कि इतनी हाइट होनी चाहिए, जो कि आजकल जो है वो वहां पे इंडिया में राष्ट्रपति भवन के नाम से बिल्डिंग जो है वो जानी जाती है, डूम जाना जाता है। तो जामिया मस्जिद जो है एक सुपरमेस्टी की जो है वो इलामत समझी जाती है। रेड स्टोन से जो है वो ये बनाई गई मस्जिद है। रेड स्टोन जो है वो इसके अंदर लगाया गया है, रेड स्टोन जो है। और हमारे पास जो है ये एक ऐसी जबरदस्त मस्जिद है जो कि स्पेशियस है। इसकी जो लुक है वो बड़ी इंप्रेसिव है। तो 1650 साल 1650 में इसकी बुनियादें रखी जाती हैं, और सिर्फ 6 सालों के अंदर इसको कंप्लीट कर लिया जाता है। 6 साल जो है वो उसके अंदर ही कंप्लीट हो जाता है, 6 ईयर। टोटल खर्चा कितना आया था? 10 लाख रुपए। और आज तक बेगमात 10 लाख की शॉपिंग कर लेती है ना, और इतनी तो आसानी से शॉपिंग हो जाती होगी। तो उस दौर में ये मस्जिद जो है वो बना दी गई थी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि जामिया मस्जिद जो है वो बहुत इम्प्रेसिव थी मोती मस्जिद की नस्बत से। ठीक है, और ये आर्किटेक्ट कहाँ के हुआ करते थे? वो पूरे इंडिया से बुलाया करता था। और तो और उस वक्त लाहौर से, न्यू दिल्ली से ये मुकामी लोगों ने बहुत सी बिल्डिंग जो है वो तैयार की हैं, और वो सब बहुत सी क्या, सारी मुकामी लोगों ने जो है वो तैयार की है। ठीक है, इनके आर्किटेक्ट जो है वो लोकल हुआ करते थे। ये फैसल मस्जिद की तरह वाइट से नहीं बुलाया करता था। ठीक है, ये क्वेश्चन लोकल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी द पीकॉक थ्रोन। अब हमारे पास जो है पीकॉक थ्रोन जो है वो आ जाता है। पीकॉक थ्रोन जो है वो किस चीज का नाम है, और हम इसकी क्यों जो है वो बात कर रहे हैं, कुछ गौर से देखिएगा इस पीकॉक थ्रोन को। अगर यहाँ पे बैठे मोर नजर नहीं आ रहे तो और देखिए, कहने को ये एक थ्रोन है, लेकिन बहुत कीमती और बहुत महंगा थ्रोन है।
बादशाह के जितने शौक हैं सबके सब बहुत महंगे थे। ये थ्रोन कहा जाता है, इसको उर्दू में तख्त ताबूत के नाम से जाना जाता है। ये जो यहाँ पे आपको पिलो नजर आ रहा है, यहाँ पे बादशाह सलामत बैठा करते थे। जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे, तो ये बादशाह सलामत यहाँ पे तशरीफ फरमा हुआ करते थे। इसका असल नाम जो है वो फिर बाद में मुगलिया हुकूमत का तख्त भी हुआ करता था, यानी मुगल थ्रोन ऑफ इंडिया। अब बाद में नादिर शाह हमला करता है और नादिर शाह इस तख्त को जो है वो उड़ा के ले चलता है। ये सारी की सारी इस तख्त की पिक्चर्स जो है वो आपको हम छोड़ के नजर आ रहे हैं। नादिर शाह जब अटैक करता है तो नादिर शाह इस तख्त को जो है वो ले जाता है और अपने साथ वहां पे ईरान में ले जाता है, ईरान के अंदर। और ये वही तख्त था जिसपे जो है वो 1979 में ईरान का आखिरी बादशाह बैठा करता था, जिसका नाम मोहम्मद रजा शाह पहलवी। तो इससे अंदाजा लगाइए कि इसकी सुपरविजन के अंदर जो है कितने जबरदस्त जो है वो लोग काम किया करते थे, कितनी बेहतरीन बिल्डिंग जो है वो बना करते, कितने बेहतरीन जो है वो काम हुआ करते। और आखिर में एक पिक्चर दिखाऊंगा और फिर हम किताब के ऊपर वापस चलेंगे। कौन है जो नहीं जानता ताजमहल को? ताजमहल, ताजमहल कहने को एक बिल्डिंग, दुनिया अपने अंदर इसमें ऐसा क्या है कि जो ताजमहल है इसके अंदर पूरी की पूरी दुनिया में। ताजमहल के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये आगरा के अंदर है, जमुना दरिया के किनारे पर वाक़ है। उसने अपनी बेगम जो है वो अर्जुमन बानो के लिए बनाया था, अर्जुमन बानो के लिए, जिसको वो मुमताज महल कहा करता था। दर हकीकत तो है ताजमहल बनवाते हुए उसकी जो बेगम है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और सॉरी, बनवाते हुए नहीं, उसकी जो है वो बीबी को बर्थ देते हुए, 14वें जो बेटा है उसके 14वीं बेटी को पैदा करते हुए 1631 में उसकी डेथ हो जाती है। ताजमहल रोन अच्छा लिखा हुआ है हमने, ताजमहल की पिक्चर क्यों नहीं दिखा रहा है, ये अब आएंगे हमारे पास। अच्छा जी, तो अर्जुमन बानो जो है ये वही थी जो आसिफ खान की बेटी थी, यानी नूर जहां की जो है हमारे पास नीस 1631 में इनकी डेथ हुई। तो शाहजहां जो है वो ये सोचते हैं कि जनाब ये तो बहुत गलत होगी। अब अर्जुमन बानो के लिए यानी मुमताज महल के लिए एक अजूबा तैयार करने की कोशिश है। तो व्हाइट मार्बल देखिएगा, यहाँ पे गौर से देखिए, संगमरमर व्हाइट मार्बल लगाया है, और क्या क्या है, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बनाया। इसमें सारे के सारे स्ट्रक्चर के अंदर वही आइडिया जो उसने मोती मस्जिद के अंदर इस्तेमाल किया था, पुराने पाक की वर्सेस को उसने यहाँ पे जो है वो डेकोरेटिव एलिमेंट के तौर पर जो है वो उसने इंस्क्राइब किया, दिखाया इसके अंदर जो है। तो ताजमहल हमारे पास जो है वो एक अजूबे के तौर पर जाना जाता है, दुनिया का आत्मा अजूबा जो है। इसको जो है वो माना जाता है। चलिए आपको पुराने पाक की कुछ वर्सेस जो है वो दिखाते हैं, जैसे कि आप वर्सेस जो है वो ताजमहल के अंदर जो है वो उसने लिखवाए हैं, ठीक है। और वो उसने जो है वो डेकोरेटिव एलिमेंट के तौर पर यूज की, देखने की कोशिश की। इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता कि ये बिल्डिंग जो है वो बनवाने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है शाहजहां इसको बनवाता है, और ये 1630 में बेसिकली इसकी बेगम की जो है वो डेथ होती है, लेकिन ये कंप्लीट होता है 1653 के अंदर थोड़ा। और शाहजहां जो है वो फिर यहाँ पे बाद में अपनी बेगम को उसकी डेड बॉडी जो है वो उसको ट्रांसफर करता है। आखिरी जो इसके अजूबे हैं उसमें, अजूबे तो खैर वो नहीं है, लेकिन हमें भी एक बिल्डिंग उसने जो है वो बना के दी, और वो हमारे पास म्यूजियम ऑफ जहांगीर है। चलिए उसको भी हम जो है वो देखने की कोशिश करते हैं।
तो ये हमारे पास जो है वो जहांगीर का मकबरा है। इसको जो है वो भूतनाथ भूतिया, और हमारे पास जो है अब शान शौकत अपनी बरकरार नहीं रह सकती। हमारे पास ये कुछ डिटेल्स हैं, और आखिरी हमारे पास जो है ये सारी की सारी डिटेल्स जो है वो आती हैं। अब कुछ चीजें ऐसी जो आपको किताब से हमें जो है वो मिलती हैं। चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, चलिए वन बाय वन क्वेश्चन को भी देखने की कोशिश करते हैं। द प्रिंस ऑफ बिल्डर्स जस्टिफाइड और राइट। इंसान ने आखिरकार मान लिया कि ये प्रिंस ऑफ बिल्डर्स जो है वो सही इसको कहा जाता है। अर्जुन बानो की डेथ कब हुई? अर्जुन बानो बहुत पहले मर गई थी, 1630 में, 1631 में। 31 में वो जो है वो अपनी 14वें जो है वो बेटी की बर्थ जो है वो पैदा करते हुए उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास है। सर ताजमहल जो है 1653 के अंदर, 1653 1653 के अंदर इसको मुकम्मल किया जाता है। सही है, अब जो है वो हम जरा किताब की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास जो है, आ गए हैं हम बुक पे वापस। जामिया मस्जिद आपने देखी जो कि शाहजहां ने बनाई, जिसकी तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब इसके बाद जो है हमारे पास क्या आ गया जी, पीक ऑफ थ्रॉन, आपने वही देखा। तख्त ताबिस जो है, ठीक है। तो तख्त ताबिस की जरा डिटेल्स को एक दफा देखिएगा जरा, बल्कि इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। जी मानूर प्लीज पढ़िएगा। The people, जी the उसी में peacock, लगा हुआ था, उसी में लगा हुआ था। the peacock throne, called Takht-e-Tawas in Persian, is the name originally of a Mughal throne of India, later used to describe the thrones of the Persian emperors from Nadir Shah Afshari to Muhammad Raza Shah Pahlavi. It is another example of Shah Jahan's love of magnificence and was constructed under the so, जी तख्त ताबूत के बारे में आगे भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि मुगल थ्रोन ऑफ इंडिया के तौर पर ये जाना जाता था। और वही बात, मोहम्मद रजा शाह पहलवी जो है वो इसको उठा के ले गए, इंडिया को लूटा गया हर तरह से जहां तक मुमकिन हो सका था। तो हमारे पास जो है भी बैदुल खान जो है उसने इसकी सुपरविजन जो है उसको उसको की थी। शाहजहां के दौर में मुख्तलिफ किस्म के आर्किटेक्ट थे। तो इसमें क्या था जो उसने इसको तख्त को लेकर जाने की कोशिश की, सारे का सारा जो है वो सॉलिड गोल्ड से बना हुआ था। कॉस्टली ज्वेल जो है वो इसके अंदर लगे हुए थे, सारे के सारे ज्वेल जो है वो इसके अंदर। तो जरा इससे अंदाजा लगाइए कितना इंपॉर्टेंट था। तो इसका नेम जो है वो इसकी शेप की वजह से आता है। और दो जो है वो पीकॉक भी इसके ऊपर जो है वो स्टैंड कर रहे हैं, और उनकी टेल्स जो है वो बड़ी एक्सटेंड हुई है। ठीक है, और इवन के पीकॉक जो है वो वहां पे भी हम देखते हैं कि सफायर्स हैं, रबीज हैं, एमरल्स हैं, पर्ल्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीजें लगी हैं। तो ऐसा था शाहजहां, तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे लगा दी। खैर ये इतना बुरा नहीं है जितनी इस किताब में पिक्चर है, आपने देखा है इसको ही अच्छा। तो हमारे पास इसको पढ़ते हैं, जरा वन बाय वन देखने की कोशिश करते हैं। इट टुक 7 years it, to complete. जी it प्लीज। took seven it took 7 years to complete and cost about 50 million rupees. The canopy of this wonder throne was supported by 12 pillars. It was 1 by 4 yards in length, 2.5 yards in width, and 5 yards in height. Nadir Shah invaded the Mughal Empire in 1738 and returned to Persia in 1739 with the original peacock throne as well as many other treasures taken from the Mughal Emperor Muhammad Shah. देख लीजिए जरा कि हमारे पास नादिर शाह आता है 1638 में, और 1738 में, और 1739 में चला जाता है ओरिजिनल पीकॉक स्टोन को लेकर। वजह क्या थी? वजह था एक मुगल एम्पर जो इंतहाई कमजोर। तो ये है शाहजहां की कहानी। ताजमहल, जी प्लीज इसको पढ़िएगा जरा, ताजमहल The को। most the most remarkable of Shah Jahan's building is the famous
famous Taj Mahal at Agra on the bank of Jamna. His beloved wife Arjuman Banu, daughter of Asif Khan and niece of Noor Jahan, passed away while delivering their 14th child in the year 1631. The distraught emperor started building a memorial for her the following year. The Taj Mahal, named the Arjuman Banu, who was called Mumtaz Mahal, became one of the seven wonders of the world. The beauty of the white marble structure is unsurpassed throughout the complex passages from the Quran and are used as decorative elements. It was erected at a cost of 4.5 million pounds sterling. The Benzem Arjman Bano, wife of Shah Jahan, once said to the emperor, "You should build our me such a mausoleum that like of it may not be seen anywhere in the world." Soon after her death in 1630, Shah Jahan commenced the building, which was completed in 1653. According to V.A. Smith, it is the product of combination of European and Asiatic genius. It was designed by Ustad Isa and many multinational and multi-ethnic craftsmen and calligraphists were employed in its construction. No less than 20,000 men were daily employed in the construction of the grand edifice, who completed it चलिए in मैं इसको 22 एक्सप्लेन years. करता हूँ, these details are long enough, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जी शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और ताजमहल की इब्तदाई डिटेल्स जो हैं वो तो आप सबने देख ही लिया। ताजमहल अर्जुमन बानो जो है 1631 के एंड में जो है डेथ होती है और 1653 में उन्हें यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है। इस पे कहा जाता है मुख्तलिफ शेर हैं, एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी, इसके साये में सदा प्यार के चर्चे होंगे। वो बेचारा कुरान पाक अंदर लिखवाता रहे और शायरों ने अपनी शायरी जो है वो एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल, ठीक है, और वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमारे पास जो है ताजमहल को अभी भी जो है वो द टोकन ऑफ लव के तौर पे समझा जाता है। बेगम अर्जुन बानो ने एम्पर से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो ऐसा म्यूजियम बनाइएगा जो दुनिया में कहीं भी ना हो। शाहजहां ने इस बात को संजीदा ले लिया। अमूमन आपको पता है कि पाकिस्तानी अगर शाहजहां होता तो वो कभी भी इस बात को संजीदा ना लेते। तो वी स्मिथ कहता है कि जनाब ये प्रोडक्ट था यूरोपियन और एशियन जो है वो जीनियस, उस्ताद ईसा और मल्टीनेशनल और मल्टी एथनिक जो है वो लोग थे जो वहां पे मौजूद थे, बाहर से इसको नहीं बुलवाया। सारे के सारे लोग जो वहां पे मल्टीनेशनल थे, जो लोग आते थे वहां पे काम करने के लिए, मल्टी एथनिक क्राफ्टमैन को बताया, कैलीग्राफिक्स जो है वो उनको एम्प्लॉय किया। और कहा जाता है कि 20,000 20,000 जो है वो लोग डेली इसकी कंस्ट्रक्शन में लगा करते थे। इमेजिन कीजिए कि 20,000 लोग 22 साल तक काम करते रहे, 22 ईयर्स तक जो है वो काम करते रहे और फिर जो है वो हमारे पास ताजमहल बनता। ताजमहल जो है और स्ट्रक्ट जो है वो आइज हमारे पास तो कैसा खूबसूरत जो है वो बिल्डिंग है, एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो हमें दीदा हैरत में डाल देता है। हमारे पास जो है बड़े इंपॉर्टेंट अल्फाज हैं एल्सन स्टोन के। वो कहते हैं कि अभी तक जो है कोई भी ऐसी और बिल्डिंग नहीं है जो मटेरियल की रिचनेस है, डिजाइन में इससे आगे जो है वो निकले, इससे आगे बढ़ी। ऐसा शर्मा कहते हैं कि जनाब ये जो व्हाइट मार्बल था इधर हकीकत जो है वो इम्प्रेसिव था, इम्प्रेसिव कंट्रास्ट था, ग्रीन फॉइलेज का, डीप ब्लू इंजन का। तो शाहजहां ने बहुत सोच समझ के इन तमाम चीजों को जो है वो तमीम किया और बहुत सोच समझ के इन पे मटेरियल को लगवाया। तो हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो हिस्टोरियंस मुख्तलिफ बातें लिखते हैं। अ टीयर ऑन द चीक ऑफ एटर्निटी आर नॉट लिखते हैं। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के एक बेहतरीन जो है वो हमारे पास आखिर में हमारे पास जो जहांगीर का टॉम है, देख लीजिए, उसको भी तमीज करवाता है शाहजहां के अंदर। बादशाही मस्जिद इसी की तर्ज पे इसका बेटा औरंगजेब बनवाता है लाहौर में, जो हमारे पास है, लेकिन जामिया मस्जिद के नक्शे को फॉलो करते हो, अपने लिए कुछ नहीं आता और ये बात सही है।
सो शालीमार गार्डन को बनवाता है, लाहौर में भी, दिल्ली के अंदर भी बनवाता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म के बागात उनके ऊपर जो है वो ये काम करते हैं। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारे पास ये जो बिल्डिंग थी शाहजहां की, ये रोमांटिक ग्लिटर, व्हाइट मार्बल रेड स्टोन जो हमें दिखाता है, तो जो ब्यूटी है, जो प्योरिटी है बिल्डिंग की, वो मैचलेस थी। शाहजहां ने इन तमाम चीजों को तामीर करके ये साबित कर दिया कि वो वाकईतन प्रिंस ऑफ आर्किटेक्ट जो है, या प्रिंस ऑफ बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। कि यहाँ तक क्लियर है? ओके जी। मुगलिया दौरे हुकूमत में काम हुआ करता था, और वो बहुत गलत था। एक बादशाह की डेथ हो जाए तो उसके बाद जो है वो जंगें शुरू हो जाती थी, सक्सेशन हुआ। शाहजहां के चार बेटे, जिनमें से दो बेटों के दरमियान जो जंग थी, वो बड़ी हैरान कुन थी। नहीं यार, ख्वाहिश ही है इंडिया विजिट करने की, लेकिन डर ही लगता है। हिंदुस्तानियां जो हैं, उनसे भी दोस्त कुछ दिखाते तो हैं, इंडिया की वीडियोस और पिक्चर्स भेजते हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा है, आ जाएं। उनको इनविटेशन देने से भी डर लगता है और खुद जाने से भी डर लगता है। तो जी अवार्ड ऑफ सक्सेशन जो है, शाहजहां जो है, उसके दो बेटों के दरमियान, दरअसल जो है, ये सिर्फ तख्त की जो है वो जंग नहीं थी, बल्कि ये आइडियोलॉजिकल वॉर थी, आइडियोलॉजी की वॉर। दो जो है वो थ्योरीज के दरमियान जो है वो टकराव था। एक तरफ हमारे पास ऑर्थोडॉक्स औरंगजेब था, रवायतों को मानने वाला, मजहब की तमाम चीजों को मनोमान और बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला। दूसरी तरफ दारा था, दारा शी, दारा लिबरल था, शराब पीता था अपने दादा हमायूं की तरह। तो हमारे पास जो है सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो, सॉरी, जहांगीर की तरह, तो सारी की सारी डिटेल्स जो है वो दोनों की मिलती है। औरंगजेब जो है वो आइडियालॉजी को डिपेंड अब डिपिक्ट करता था, जो कि ऑर्थोडॉक्स लोगों के मजहब, जबकि दारा जो है वो लिबरल स्कूल ऑफ थॉट को दिखाता था। लिबरल, शराब जायज है, म्यूजिक, डांस, सब कुछ जो है वो जायज है। तो उनकी बातें दारा किया करता था। और औरंगजेब जो है, इसके अंदर वो तमाम की तमाम खूबियां मौजूद थी जो कि एक हुक्मरान के अंदर होनी चाहिए। गॉड फेयरिंग था, मुसलमान था, अच्छे वाला मुसलमान था, जंगों में लड़ा करता था, तरबियत लिया करता था, अपने लोगों पर जुल्म नहीं किया करता था, ठीक ठाक तरीकों से चलाया करता था। दूसरी तरफ दारा था, दारा अपना सबसे बड़ा था, बाप के साथ तख्त पर बैठा करता था, दरबार में होने वाले मसाइलों को देखा करता था, काम किया करता था, लेकिन कभी जंग के अंदर नहीं गया, लड़के नहीं देखा कि लड़ाई कैसे होती है। यही वजह है कि अब कहानी में ट्विस्ट आता है। बाप चाहता है कि मेरे बाद मेरा बड़ा बेटा यानी कि दादा जो है वो तख्त पर बैठे, जबकि कहानी बदलती है। कैसे बदलती है देखते हैं। औरंगजेब के दिल में एक ही चीज थी, तख्त को हासिल करना भी था, और दूसरे नंबर पे कि मुझे इस्लाम जो है उसको रीग्लोरीफाई करना है, अपने मजहब के लिए मुझे काम करना है। और इसके साथ साथ उसका ये काम था कि मैंने जो है वो एक बेहतरीन जो है वो, मैं जो चीजें मैंने जिंदगी लगा के सीखी है, स्टेट्समैनशिप, वो मैं अपने लोगों पे अप्लाई भी करूँ। शाहजहां के बेटों के दरमियान जो जंग होती है उसे वॉर ऑफ सक्सेशन यानी तख्त के हसूल की जंग कहा जाता है। ये जरूरी है कि इस जंग को समझने से पहले हम इनके फैक्टर्स को थोड़ा थोड़ा देखें। ये फैक्टर्स देख, सबसे पहले दारा शिकों की बात करें। दारा शिकों, क्योंकि वो सिर्फ बैठा ही तख्त के अंदर, तख्त के ऊपर करता था बाप के साथ, लाजिम सी बात है कि जिस तख्त पे आप बैठेंगे उसके ऊपर हीरे जवाहरात
उसके ऊपर जो है वो पीकॉक और सब चीजें मौजूद होंगी, तो आपके अंदर गरूर और तकब्बुर तो आएगा। जो भी लोग आपके सामने आते हैं, जब वो आपके नीचे यानी कि सामने मौजूद होते हैं और आप ऊपर बड़जमान हैं, तो एक फीलिंग आती है वो हॉटी है, यानी कि वो मगरूर, अल्ट्रा लिबरल, म्यूजिक, डांस, सारी की सारी चीजें इनके अंदर बड़ा दिलचस्पी रखा करता था। बाप की आंखों का ताला था, शाहजहां को बहुत प्यारा लगता था, बड़ी मोहब्बत करता था, उससे पहला बेटा था इसका, तो इस तरह बाप की मोहब्बत का इतना फायदा इसने उठाया कि गोल्डन थ्रोन पे अपने अब्बा जान के साथ ये बैठा करता। जितनी भी रॉयल शाही जो है वो प्रोसीडिंग्स होती थी, दादा शिकू वहां पे मौजूद होते। ऑब्स्टिनेट था, जिद्दी था, मगरूर था, और इसकी कोर्ट के अंदर भी रेपुटेशन जो है वो दरबार में भी तो अच्छी रेपुटेशन है। अपने आप को फ्रीली मुस्लिम सूफी के साथ भी, उनके साथ भी घुल मिल जाता, हिंदुओं के साथ भी, हिंदू बंदिस्टस यानी कि आलिमों के साथ, जो हिंदुओं के जो पंडित थे उनके साथ भी मिल जाता। उसे ये लगता था कि कुरान पाक जो है, नौजुबिल्ला खुदा ना खास्ता, वो उसी जगहों पे इतना मुकम्मल है, ग्रेट है, बाजाने, लिहाजा ये जरूरी है कि हम जो है वो सब के सब अपनी यानी कि हिंदुओं की मजहबी किताब और विदा जो है उनसे भी रहनुमाई लें, क्योंकि ये दोनों मकसद पुराने पाक से, इस्लाम से भी ज्यादा पुराने हैं, तो हम इनसे भी मदद ले सकते हैं। ये दारा को लगता था, क्योंकि मैंने बताया कि वो कोर्ट में रहा करता था, तो मैदान जंग में कभी जा नहीं सका, लिहाजा उसके अंदर वो क्वालिटीज कभी पैदा ना हो सकी कि किस तरह से मुझे एक लीडर के तौर पे आगे बढ़ना है, किस तरह से मुझे लोगों को लेके चलना है, मुझे किस तरह से अपनी आर्मी को लीड करना है। वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर नहीं आती, और यही वजह है कि वो उस लेवल का स्टेट्समैन नहीं बन सका, उस लेवल पे नहीं जा सका जिसपे इसका भाई था औरंगजेब। औरंगजेब के साथ अगर इसका मुकाबला किया जाए तो कहा जाएगा कि औरंगजेब का 20% था। औरंगजेब एक प्रैक्टिकल वॉरियर था, जंगें लड़ा करता था, डिप्लोमेट था, मुख्तलिफ बादशाहों से मिला करता था, मुख्तलिफ टेरिटरीज के अंदर उन इलाकों के अंदर जाया करता था, और उसके जो है वो अम्बिशन जो है वो इससे बिल्कुल हट के था। उसका अम्बिशन जो है, दारा शिकून तो एक बिल्कुल शराबी कबाबी किस्म का आदमी था, लेकिन हमारे पास जो औरंगजेब था वो मजहब जो है उसको लेके चलना चाहता था। यही वजह है कि हमारे पास राउंडेड जो है वो वर्ड यूज हुआ। राउंडेड का मतलब है एक ऐसा पर्सन जिसने अपने आप को पॉलिश किया हो, जिसकी मेंटली तौर पर बड़े स्ट्रॉन्ग हो, हिज एम्बिशन, उसके मकासद जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे, सीरियस है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं। इससे पहले कि हम आगे चले, हम जो है वो देखेंगे दूसरा भाई जो है वो शुजा। नहीं, स्क्रीन तो स्पष्ट नहीं है, तो मैं नहीं आगे नहीं जा, मैं जाऊंगा तो फिर ही होगा। दूसरा है वो है जी शुजा। शुजा फिकल माइंडेड प्लेयर सीकर। दादाजी की अच्छी बातें बहुत से लोगों में ट्रांसफर हुई, और उन्हीं में से कुछ हमारे पास शुजा के अंदर भी। शुजा को कहा गया कि तुम जी बंगाल के जो है वो गवर्नरशिप संभालो। शुजा ने कहा मसला ही कोई नहीं, उसको बंगाल के अंदर गवर्नर बना दिया गया। ये शाहजहां का दूसरा बेटा था। वहां पे इन्होंने दादाजी की याद में सबसे पहले दादाजी का गम बुलाने के लिए एक बोतल मंगवाई और पीना शुरू हो गया। उसके बाद उन्हें पता चला कि इसका तो टेस्ट ही बहुत अच्छा है। फिर बोतलें मंगवाते गए और उनको उन्होंने कहा कि तुझसे जहांगीरी मुझे सुनाई जाए, तो पता चला कि दादा जान जो है वो मुख्तलिफ किस्म के प्लेयर्स में मुब्तला रहा करते थे। लिहाजा इन्होंने दादाजी के नक्शे कदम पे चलने का फैसला, जो इनकी थोड़ी बहुत एनर्जीज थी वो सारी की सारी इन्होंने अपने दादाजी के नक्शे कदम पे चल के लगा दी। यानी जहांगीर, इनके जो दादाजी हैं, उनका नाम प्लेयर सीकर था, कुछ ऐसा ही इन्होंने किया। इनके दादाजी भी जो है वो अपने पेशन के स्लेव थे, तो ये भी कुछ अपने पैशन को फॉलो किया करते थे, यानी कि नाच गाना म्यूजिक, सारा दिन जो है वो
फिरते रहना इधर उधर जो है वो, इसके अलावा वो जिंदगी में कोई मकसद है। मान लीजिए कि अपने दादाजी की आला क्वालिटीज का जो फैन पैदा हुआ था, वो हमारे पास शुजा के नाम से जाना जाता है। अब शुजा जो है ये हमारे पास दूसरे बेटे हैं, इनकी का किस होगी। कहते हैं इनकी जिंदगी उतनी ही फजूल थी, उतनी ही बेकार थी कि जितना आप सोच सकते हैं। एब्सोल्युटली वर्थलेस और डिसग्रेसफुल, कुछ भी नहीं काम करना। ये हमारे पास दूसरे बेटे थे। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो औरंगजेब आ जाता है। औरंगजेब तीसरा बेटा है हमारे पास, औरंगजेब। अब औरंगजेब भी गवर्नर था दक्कन का, इसका भाई शुजा जो है वो गवर्नर था बंगाल का। औरंगजेब जो है वो दक्कन का गवर्नर। औरंगजेब के बारे में एबलेस्ट पर्सन था, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन था, अपने भाइयों से जो है वो मोस्ट इंटेलिजेंट। एक ऐसा पर्सन था जो शराब नहीं पीता, कूल माइंडेड था, यानी कि बड़ी सी बड़ी सिचुएशन भी आ जाती थी कूल माइंडेड रहा करता था, तो उस समय नहीं आता। रिलीजियस था, ऑर्थोडॉक्स था। तो इसको जंगों के अंदर लड़ने का ठीक ठाक तजर्बा था, और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज भी। तो फिटेस्ट ऑफ द ऑल का मतलब है कि वो तमाम खूबियां इसके अंदर मौजूद थी एक बादशाह के अंदर। इसको दरबारी और उलमा जो है वो बड़ी फेवर दिया करते थे इसकी इस्लाम दोस्ती की वजह से। ये वही बंदा था कि जिसने अकबर के जमाने की अल्ट्रा लिबरल गवर्नमेंट को सारी की सारी चीजों को बदल के रख दिया। अगर दारा जीतता तो अकबर के जमाने वाली वो सारी की सारी चीजें, दीने इलाही, वो वाली चीजें जो है वो कभी खत्म ना होती। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो है वो औरंगजेब जो है वो जीत जाता है। ये हमें नहीं कहते, ये एक हिस्टोरियन है JN सरकार जो है ये कहते हैं। तो जनाब ये हमारे पास जो है वो मॉडर्न था, आजिज बंदा था, लेकिन इसके जो है सैकड़ों की तादाद में जो है वो एडमायर्ड थे कोर्ट के अंदर, दरबार के अंदर। जो था, और आज की डिस्कशन का आखिरी बैठा हमारे पास मुराद। कहने को तो मुराद है लेकिन दर हकीकत ना मुराद है। मतलब इससे आप हमेशा ना ही समझें तो अच्छा है। ना मुराद सबसे जो है छोटा था, यंग था, और गवर्नर था गुजरात। जैसे आप लोगों के मम्मी पापा या आपके बहन भाई नहीं कहते हाँ हाँ चलो नाराज ना हो, ये कार्ड है तो तुम ले लो, हाँ हाँ नाराज ना हो ये तुम ले लो। उसी तरह से शाहजहां ने कहा मुराद नाराज ना हो तुम गुजरात ले लो। औरंगजेब को जो है उन्होंने दक्कन दे दिया। ये जी, ये छोटा जो है वो बड़ा जिद कर रहा है, ठीक है, शुजा जो है वो बड़ी जिद कर रहा है, हाँ चलो इसको बंगाल दे दो। तो इस तरह से उन्होंने अपने मुख्तलिफ जो है वो कंट्रीज, छोटी छोटी कंट्रीज जो उनके अंदर होती थी, स्टेट्स होती थी, उनको बांटा होता था। तो गुजरात जो है वो मुराद के पास आया। मुराद के नाम के सामने अगर किसी ने ब्रेनलेस जो है वो ब्रेनलेस लिख दिया, तो ये ऐसे नहीं लिखा ब्रेनलेस, बाकी में दिमाग नहीं होता था। तो दिमाग नाम की कोई चीज नहीं थी। बचपन में अगर आप में से किसी को भी कहा हो टीचर ने कि तुम्हारे दिमाग के अंदर तो भूसा भरा हुआ है, घास है, तो वो कुछ ऐसे ही मुराद के साथ। मुराद सर हकीकत दादाजी से मुतासिर था। जब इसने देखा कि शुजा बहुत मुतासिर है, तो हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूट किस्म का पर्सन था, लेकिन उस तरह से दादाजी की बात नहीं कर सका जैसे जो है इसके बड़े भाई शुजा ने की थी। दादाजी की कुछ खसूसियात का ये दादाजी की खसूसियात आप सबको पता है ना, जहांगीर की जो है वो क्वालिटीज सब पता है। जहांगीर को जानते हैं ना, तो जहांगीर की क्वालिटीज वही थर्स्टे वाला जो अपने गम बुलाने के लिए पिया करता था। अब जी, नामुराद बेचारा बचपन से ही लिबरल था, लेकिन ब्रेव था, फ्रैंक था, और नईम साहब ये किसी के साथ भी जो है, हाँ, किसी के साथ गपशप लगाना शुरू करता है तो गपशप लगाते हुए बता देगा हमारे पास आर्मी बड़ी कमजोर है, अगर कोई हमला करेगा तो हम तो आसानी से हार जाएंगे, ठीक है। या बता देगा मुगलिया आर्मी इस वक्त बड़े बुरे हालात से चल रही है। तो स्टेट के सीक्रेट्स को फ्रैंकनेस में बता देता था। स्टेट के राजों
इसरार की जो बातें हैं वो सारी की सारी इस तरह से बता देता था। आपने कभी नोट किया है कि हमारा जो पीएम होता है, जो भी पीएम होता है, उसके साथ एक आर्मी वाला होता है, उसके हाथ में एक बैग होता है हर वक्त जो है वो पीएम जहां पे भी जाएगा वो उसके साथ होता है। कभी नोट किया है आपने कि वो जहां पे भी पीएम होता है वो उसके पीछे आर्मी होता है, एक बंदा होता है, उसके हाथ में बैग होता है। अगर नहीं तो गूगल कीजिएगा, ठीक है, गूगल कीजिएगा, इसको देखिएगा। तो हमारे पास जो है, हाँ, वो कुछ लोग तो होते हैं कि उनके पास वो बैग जो है वो बेसिकली बुलेट प्रूफ शीट होती है कि वो फौरन से खुल जाती है और आगे आ जाती है। कुछ जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज ऐसी भी हैं कि उनके पास फौरन से अहकाम देने को है। पीएम साहब कहीं गए हों और ऊपर से जंग जो है वो जो है वो शुरू हो जाए, तो पीएम ने अहकाम देने होते हैं कि न्यूक्लियर वेपन है इनको जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। जंग के वैसे तो अहकाम, हाँ, हमारे यहाँ तो कोई और ही देता है। हमारे तो पीएम बेचारा उस रबड़ की छप्पी की तरह है जो दराज में पड़ा होता है और जिसको जरूरत के मुताबिक निकाल के दोबारा दराज में बंद कर दिया जाता है। लेकिन मैंने कहा कुछ किताबों में चीजें लिखी हुई हैं, और बचपन में हम भी यही समझा करते थे कि इस मुल्क का सबसे बड़ा जो है वो लीडर हमारा प्रेसिडेंट होता है, फिर प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर के पास सारे इख्तियारात हैं। तो फिर पता चला कि वो बेचारा तो, वो तो एक मोहरा है, उस बेचारे को क्या पता है क्या क्या है क्या नहीं है। इवन पीएम से किसी ने कुछ कहा कि जी हमारे जो बंदे हैं, ये बड़ी गलत रवायत है कि नाम लोग उठा के ले जाते हैं, तो पीएम बेचारा जो है अदालतें उस पर नोटिस नहीं देती हैं। नोटिस लें भी तो कौन ले सकता है, खैर छोड़े। इससे पहले कि हम भी अगली क्लास जो है वो कहीं अडयाला जेल से कर रहे हो, चलें कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो जी लिबरल है, ब्रेव है, फ्रैंक है, उसके अंदर वो सारी की सारी चीजें वो मौजूद हैं जो कि उसके एक ब्रेनलेस बंदे के अंदर होती हैं। इसके अलावा जो है अपनी पैशन जो है वो उसका एब्जेक्ट प्लेस था, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक फैसला आया, एक खूबसूरत खातून उसके पास कोई फैसला लेके आ गई, और बदले में जो है वो कोई बेचारा बुजुर्ग है या कोई ऐसी खातून है जो कम खूबसूरत है, तो ज्यादा वाली खूबसूरत के हक में फैसला दे देगा और कम वाली को जो है वो सजाए मौत दे देगा। तो ऐसा हुआ करता था ये नाम राज जो है, ठीक है। कूल जजमेंट नहीं किया करता था। अब इसके अलावा जो है हर वक्त पी के रखता था, और शराब के धुत में फैसले इन्हें लगता था कि असल फैसला होता ही तब है जब जो है वो शराब दिमाग पर असर करती है। तो जैसे शराब पीते थे तो अदालत के अंदर बैठ जाता था और मुझसे फैसले शुरू कर देता था, और मुजरा को हुक्म था कि मुजरा को हुक्म था कि अब जो है वो फैसले लेके आए। और उस वक्त जो फैसले करता था उसकी एक मिसाल मैंने आपको सुनाई दी है। तो कुछ ऐसे जो है वो डिसीजन किया करता था। अब इसके अलावा जो है कहते हैं कि जनाब कुछ ऐसी इसकी जो है वो क्वालिटीज हैं जिसमें ये बड़ा फेमस हुआ करता था, और वो क्वालिटीज यही थी जो मैंने आपको बता दी, जो बेदर हकीकत इसकी क्वालिटीज नहीं है। अब आप मुझे बताएं, तीनों के तीनों बेटों के बारे में आप पढ़ चुके हैं, तो आपको क्या लगता है किसका तख्त में आना बनता था? मुराद का, सबसे छोटे का, जहांगीर, और सॉरी इसका जो है वो औरंगजेब का, इससे शुजा का, या जो हमारे पास दारा थी औरंगजेब? तो औरंगजेब ही आया। लेकिन इन्होंने मिलजुल के, इन तीन के तीन जो है उन लोगों ने मिलजुल के कोशिश की कि नहीं यार ऐसा नहीं है, इसको नहीं आने दिया था। तो इन्होंने कोशिश करना शुरू कर दी। इवन बड़ा जो भाई है दारा, जो है दारा शिकोह, एक दफा औरंगजेब की आर्मी जो है उसके तख्त के करीब आ गई। उसने अपनी आर्मी को इकट्ठा किया, इमेजिन करें, आर्मी को इकट्ठा किया, सारी की सारी आर्मी मौजूद है, बेहतरीन जनरल जो है वो तैयार किए हुए हैं। वो तख्त के जो है वो करीब है, महल से कुछ ही किलोमीटर के फासले पे है। इन्होंने पूछा इसकी आर्मी ने कि जी हम अटैक करें? कहते नहीं, अभी नहीं। क्या पता वो अटैक ही ना करे हम पे, ठीक है, अभी नहीं करना। क्या पता वो हम पे हमारी तरफ आए ही ना, कई मील दूर तुम्हारे पास आ गया तो अटैक नहीं करेगा। इसने अपनी आर्मी को रोक के रखा सुबह से लेकर दोपहर तक। और यहाँ पे इनको दूर से सफर करके आए थे, रेस्ट करने का मौका मिल गया, रेस्ट किए इन्होंने, और ताजा दम होकर इसके ऊपर हमला किया, और फिर जो है वो दारा शिकू भाग गया। सारा दिन आर्मी को रोका और फिर उस आर्मी को इससे मार पड़वाई। आगे चल कल देखते हैं कि क्या थे कॉजेज ऑफ वॉर, क्या थे, बाकी तमाम चीजें उनको देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, डिटेल्स क्या है, बाकी चीजें जो है वो उनको देखेंगे। आज हम यहीं पे रुकेंगे।
औरंगजेब के दौर में, हाँ ये देखने की कोशिश करते हैं तो क्या क्या है, क्या क्या चीजें थी, और फिर बाद में जो है वो इसको कल कंक्लूड करते हैं। कल जी औरंगजेब आलमगीर का हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उसके साथ ही हमारी जो है वो मुगलिया सल्तनत और तमाम किस्म की सल्तनतें खत्म हो गई। उसके बाद हम जी चले जाएंगे 1857 पे, जो हमारे पास है ना, 1857 से 1947 तक पाकिस्तान है, उसको कवर करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है, अदरवाइज ख्याल रखिए अपना, कल मुलाकात होती है अगली क्लास। ठीक है।